हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आपकी आज की हम वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर। पूरा कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की आज हम थ्योरी करने वाले हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेज है, इन सब के ऊपर बात करेंगे अच्छे से। बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम, आपको पता होगा, अकाउंटिंग जो हम करते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग करते आ रहे थे, वो ज़्यादातर हमारा हिस्टोरिकल बेसिस पे होते हैं। और ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी है, आपने देखा होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल क्या था कि हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, जो भी पास्ट की फिगर्स है, जो बुक वैल्यू है, उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। हम कभी भी मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। हम जो कॉस्ट थी उसी को रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमने अगर कोई एसेट 5 लाख का ख़रीदा है तो 5 लाख की ही वैल्यू रहेगी। उसको आज नहीं देखेंगे आज की वैल्यू कितनी है, उसको ये नहीं देखेंगे। हम देखते हैं कि बस 5 लाख का एसेट था तो 5 लाख का ही इसकी कॉस्ट रहेगी। बट ज़रूरी तो है नहीं सर कि आज मैंने पहले 5 साल पहले जो 5 लाख का एसेट ख़रीदा था वो 5 लाख ही इसकी कॉस्ट रहे, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो यही अकाउंटिंग में सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आया। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये कहता है कि जो आपको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है, हमारे आज की जो पैसे की वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद वही पैसे की वैल्यू रहे। ठीक है, 5 साल पहले ये 5 लाख के रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, लेकिन आज ये 5 लाख रुपये कुछ भी नहीं है। आज वैल्यू बढ़ चुकी है, पैसे की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो जो पिछला पैसा था वो उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। अगर आज आपके पास 100 रुपये है और वही 100 रुपये अगर आप 5 साल तक रख लो, तो क्या आप उस 100 रुपये से इतना कुछ खरीद पाओगे जो पहले खरीद पाते थे 100 रुपये से? क्योंकि पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। तो पहले आप 100 रुपये से काफ़ी कुछ खरीद सकते थे, बट आज कम खरीदोगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हाई परचेजिंग पावर होगी, बट यहाँ पर वही परचेजिंग पावर आपकी लो हो जाएगी। तो यही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इस एजम्पशन के बेस पे चलता है कि हमारी परचेजिंग पावर डाउन होती रहती है, तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो आप दिखाते हो फिर अकाउंट में वो एक्यूरेट नहीं होता। वो एक्यूरेट प्रॉफिट शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करके अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके अकाउंट्स सही शो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वही कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते जा रहे हो। आप मार्केट वैल्यू नहीं देख रहे कि क्या है। तो उसलिए आपकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इस एसेट की वैल्यू हो सकता है कि बढ़ गई हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको अगर उसमें रिकॉर्ड करेगा तो आपका प्रॉफिट सही शो करेगा, वरना आपका प्रॉफिट इन्फ्लेटेड शो करेगा, क्योंकि आपने पुराना शो कर रखा है। तो आज वैल्यू बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आज इसकी मार्केट की वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई हो, तो पहले प्रॉफिट ज़्यादा। अब आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से आपका प्रॉफिट इन्फ्लेटेड शो हो रहा होगा, है ना। आपका प्रॉफिट इन्फ्लेटेड शो हो रहा होगा। क्यों शो हो रहा होगा? क्योंकि आपने प्राइस कम ले दिया इसका, तो कम एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है। लेकिन अगर मैं उसकी एक्चुअल वैल्यू देखूंगा वो ज़्यादा है, तो प्रॉफिट रियलिस्टिक शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें हम जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी आइटम्स है, हम उनको करंट मार्केट प्राइस पे ले आएंगे कि आज की वैल्यू क्या है, करंट कॉस्ट पे, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट पे ले आएंगे और आज की वैल्यू उसको देखेंगे कि भाई आज की वैल्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंजेस करेंगे, ताकि हम रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके कंपनी की क्या है। तो ये होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। चलिए थोड़ा थ्योरी समझते हैं इसकी। देखिए जरा, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ये बीकॉम बीबीए में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। ठीक है, बीकॉम बीबीए एमकॉम जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इस तरह से बन सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो काफ़ी अच्छे से। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है ना, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल है इसके अंदर।
ठीक है, वीडियो को आप ढंग से देखते रहो, चाहे डाउनलोड कर लेना, लेकिन यहीं से भी पढ़ सकते हो आप। तो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइसिंग, जो प्राइस चेंज हो रहा है उसकी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which regularly records all item in the financial statement at their current values। जो आज की वैल्यूज़ है उनकी आज की वैल्यू को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी आइटम्स हैं उनकी आज की वैल्यू को रिकॉर्ड करना, दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इट इज़ अ कॉन्टेम्पररी अकाउंटिंग डेवलपमेंट विच फेसेस एनोमली ऑफ अकाउंटिंग अराइजेड ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए आई है अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइसेस। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइसेस। इज अ टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विच शोज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स, जो इन्फ्लेशन जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं टू द हिस्टोरिकल फिगर, जो हिस्टोरिकल फिगर्स हमारे अकाउंट्स में हैं उनको वहाँ पर एडजस्टमेंट करना, अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है, बस ये एडजस्टमेंट करती है, ये कोई अलग से अकाउंटिंग मेथड नहीं है, बस ये टेक्निक है। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो वो मेथड से ही सिर्फ हम चेंजेस करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, हम चेंजेस टेक्निक में, टेक्निक है बस, ये कोई मेथड नहीं अलग से, तो वहाँ पर चेंजेस कर देते हैं और जिससे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही शो कर देते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। मैंने आपको बताया ना अभी कि परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। आज आप कम खरीद पाओगे, सॉरी आज आप ज़्यादा खरीद पाओगे उस पैसों से, लेकिन वही पैसे से अगर मैं बता दूं कि 5 साल के बाद क्या आप वही चीज़ें खरीद पाओगे ज़्यादा? नहीं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। जो सस्ती चीज़ होती है आज आप जल्दी खरीद लोगे, लेकिन पैसे की वैल्यू जब बढ़ जाएगी वहाँ पर तो आप कम चीज़ खरीद पाओगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी आपकी जब पैसे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही चाहता है कि इसलिए प्रॉफिट और लॉस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही दिखाए, करंट प्राइसेस पे दिखाओगे तो सही प्रॉफिट दिखा पाएगा। आज की डेट पे क्या प्रॉफिट है एक्चुअल में, वो पता करने के लिए हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लेवल अकाउंटिंग, प्राइस लेवल के हिसाब से चेंज करना, रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग, स्टेबलाइज्ड अकाउंटिंग, रिवोल्यूशन अकाउंटिंग, ये सब बोल सकते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को। चलिए डेफिनेशन समझते हैं इसकी क्या है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यहाँ पर डेफिनेशन सही दे रखी है बिल्कुल। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच परपोर्ट्स टू रिकॉर्ड एज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है, विच परपोर्ट्स टू रिकॉर्ड, ये इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म टू ऑल इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम है इन टर्म्स ऑफ करंट कॉस्ट, आज की कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या क्या मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है उसको रीस्टेटेड कर देते हैं, उसको दोबारा से करंट वैल्यू पे ले आते हैं। उसके दो मेथड्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसके दो मेथड होते हैं। हमारा पहला मेथड होता है इसका सीपीपी मेथड। सीपीपी मेथड का मतलब हो गया करंट परचेजिंग पावर, ठीक है, करंट परचेजिंग पावर मेथड। और दूसरा हमारा मेथड होता है CCA, यानी कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, ये दो मेथड्स होते हैं हमारे। तो क्या होता है ये मेथड्स, देखो CPP मेथड से हम क्या करते हैं, हम इसमें जो भी हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट में मॉनेटरी आइटम्स है, मॉनेटरी आइटम मैं बता दूं क्या होते हैं पहले, जैसे कि कैश एंड कैश एट बैंक, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है, या फिर जैसे कि जो कैश एट कैश एट बैंक तो हो गया, और कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है जो बहुत जल्दी क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करा रखी है, दैट इज़ फिक्स्ड। एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सा, मतलब क्या मतलब है, यहाँ तो सारी मॉनेटरी आइटम आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम को क्या मतलब है? नॉन मॉनेटरी आइटम का बेसिकली मतलब है ऐसी आइटम जो इजीली कन्वर्ट नहीं होती कैश के अंदर, वो होती है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते।
हम इसको जल्दी से बेच नहीं सकते आप इसको, है ना। आपके जो इंटेंजिबल एसेट है अब उसको कैसे बेचोगे आप। तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं ज़्यादातर। तो कुछ ऐसी आइटम्स होती है हमारी जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको मॉनेटरी आइटम में डाला हुआ है। और कुछ ऐसी आइटम होती है जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती यार, वो यहाँ पर आए भी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी आइटम है, ये सिर्फ एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी आइटम है। जैसे कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर किया, उसको एकदम से आप निकाल नहीं सकते ना रातों रात, पर ये तो कर सकते हो आप। ये डेटर है यहाँ पर, सपोज करो डेटर को आप फटाफट पैसा ले सकते हो, बट ये वाले तो पैसा यहाँ से नहीं ले सकते ना, यहाँ से जल्दी से, तो ये इसको नॉन मॉनेटरी आइटम में डालेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल है जैसे कि वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसको हम छेड़ नहीं सकते जल्दी से, समझ लो मेरी बात। तो इस तरीके से होती है कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम आ जाती है हमारे सामने। तो ये इसको हम चेंज कर देते हैं करंट प्राइस, मतलब करंट जो प्राइस इंडेक्स चल रहा है हमारा, इसमें क्या वो मेथड फॉलो करते हैं हमारा करंट प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, तो करंट प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, करंट प्राइस इंडेक्स होता है कि हमारा मार्केट के अंदर जनरल प्राइस के चल रहा है। जैसे गुड्स और सर्विस का हमारा निकलते हैं कि हमारा पूरे गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है वो ये चल रहा है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि हमारा इतना परसेंट चल रहा है या इतना रुपये का चल रहा है या 1 रुपये की वैल्यू इतनी हो रखी है। तो इस तरीके से आपकी करंट मार्केट प्राइस होता है, तो वहाँ से हम कर देते हैं एडजस्ट। और एक होता है हमारा करंट कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट मेथड क्या है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, एसेट की जितनी भी एसेट्स है उनकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू पे एडजस्ट कर देते हैं रादर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पर एक कमी है सीपीपी मेथड में, वो क्या है कि हम ना करंट प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मतलब क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को, जो वैल्यू पूरे देश में चल रही है ना, करंट प्राइस इंडेक्स का चल रहा है उसके हिसाब से कर देंगे। इसको जनरल प्राइस लेवल ही बोलते हैं, जनरल प्राइस इंडेक्स, उसके हिसाब से कर देते हैं। बट मेरे भाई ऐसा जरूर थोड़ी है, हो सकता है कि फिक्स एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो रखी हो और करंट प्राइस के हिसाब से वो कम बताएगा, ये तो गड़बड़ होगी ना। हो सकता है कि फिक्स एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो, अब ये दिखा रहा है कि कम, आज का प्राइस कम चल रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम इस मेथड को ज़्यादा बढ़िया कर देते हैं कि इसमें फेयर मार्केट वैल्यू देते हैं कि आज की वैल्यू क्या चल रही है एसेट्स की। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करते हैं, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो भी आइटम है दोनों को करते हैं, सिर्फ एक को नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे। सबकी आइटम को आज की वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो दिस इज 2 मेथड्स होते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा और थ्योरी समझ लेते हैं, करेक्टेसी समझ लेते हैं। हमारे करेक्टेसी क्या होते हैं यार, यही होते हैं, द अकाउंटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट परचेजिंग पावर कम हो रही है, तभी तो आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो। परचेजिंग पावर हमारी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वरना जरूरत क्या है इसकी करने की। अगर सेम ही रहेगी प्राइसेज तो जरूरत क्या है इसकी, फिर तो करते रहो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। दिस मेथड कन्वर्ट द डिफरेंट आइटम ऑफ, ये क्या करते हैं हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट से करंट कॉस्ट पे ले आते हैं। जनरल प्राइस इंडेक्स को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कन्वर्जन पर्पज़ के लिए। ये कोई सेपरेट अकाउंटिंग मेथड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये टेक्निक है सिर्फ एक, इट इज़ अ टेक्निक विच गिव्स द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। जो प्राइस लेवल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हमारा प्रॉफिट सही नहीं शो कर रहा, बैलेंस शीट सही नहीं शो कर रही, उसको प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके, कि हमारा रियल प्रॉफिट और लॉस को दिखाना, क्योंकि जो पहले नहीं दिखा पा रहा था हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहा था, हमारे रियल फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना कि हमारी एक्चुअल में कैपिटल के हिसाब से कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है एसेट लायबिलिटी की, सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो एसेट को रिप्लेस करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम एसेट को डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, सपोज करो हमने खरीद के लाए 5 लाख रुपए का, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 10 साल उसकी लाइफ चलेगी, तो हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, 5 लाख 10 साल से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ये एसेट 10 साल चलेगा तो हर साल 50,000 इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। 50,000 डाउन होते 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 10 साल तक 5 लाख की वैल्यू डाउन हो जाएगी। पर एनम हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 50,000 का। पर सपोज करो अब मुझे ये 50, मेरे को 10 साल हो चुके हैं, एसेट मैंने ख़त्म हो गया, अब मैं इस एसेट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, नया एसेट खरीदना चाहता हूँ। लेकिन रिप्लेसमेंट जब मैं इस एसेट की करूँगा 5-10 साल के बाद, जब एसेट की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो वो एसेट अब मुझे 10 लाख का पड़ रहा है।
अब आपने अपने फंड्स बचा के रखे भी नहीं थे, आपने सोचा था कि मुझे अब 10 साल के बाद भी मैं एसेट 50,000 5 लाख का ही लूँगा, आपने ये सोचा हुआ था, तभी तो आपने 10 साल तक 50,000 पे डेप्रिसिएशन लगाते गए। लेकिन आपको ये नहीं पता 10 साल के बाद 10 लाख का एसेट मिलेगा वो, तो आपने उसके हिसाब से अपने फंड्स बचा के रखे नहीं है, आपने सिर्फ ये सोचा 5 लाख के बनेगा, तो आपने ये गड़बड़ कर दी है, तो आपके पास फंड्स नहीं होंगे 10 लाख रुपए। तो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये कर देता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या करेगा, वो पहले से ही देख लेगा, वो पहले से ही डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो आज की डेट से लगाएगा, वो आज की डेट पे लगाएगा कि डेप्रिसिएशन वैल्यू ये नहीं है कि 10 साल से डिवाइड कर दिया, हम देखेंगे कि करंट कॉस्ट क्या है भाई, करंट डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, आज की वैल्यू उसकी कितनी है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ, ना कि अपने आप आपने 10 साल से डिवाइड कर दिया फिर, क्योंकि आप उसके हिसाब से फंड्स अवेलेबल नहीं कर पाओगे। डेप्रिसिएशन से पता चलता है कितना फंड चाहिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन से आपको समझ में आ जाएगा 50,000 तक आप डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे तो उतना ही फंड आप बचा के रखोगे। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, सपोज करो अब ज़्यादा लगा रहा हूँ, 70,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो 70,000 के हिसाब से आपको पता होगा ना कि 70,000 रुपये मुझे पैसा और चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए, तो पैसा आप बचाओगे ज़्यादा। अगर पैसा ज़्यादा बचाओगे तो फिर रिप्लेसमेंट आप 10 लाख से कर पाओगे, लेकिन आप 50,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो पैसा भी कम बचाओगे, 10 लाख रुपये आपके पास होगे नहीं, समझ गए हो। तो इसलिए यही पॉइंट है कि सफिशिएंट फंड आपके पास अवेलेबल हो एसेट को रिप्लेस करने के लिए, जब उसके एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी बाद में। अगर ऐसा नहीं होगा तो, क्योंकि इसमें क्या करेंगे फिर हम डेप्रिसिएशन को रियल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो जाएंगे 10 साल के बाद भी और आप रिप्लेस कर पाओगे। अगला है टू असर्टेन प्रॉफिट इन कांस्टेंट रूपी कीपिंग इन व्यू दैट जनरल चेंज इन प्राइसेस, दिस विल प्रोवाइड गाइडेंस टू शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं हम, जनरल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करेंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू क्या चल रही है जनरल लेवल पे, तो उससे आपका प्रॉफिट भी कांस्टेंट रूपी में शो करेगा कि सभी के हिसाब से, क्योंकि वैल्यू एक होगी है, वैल्यू आज के हिसाब से होगी है, तो कांस्टेंट रूपी पूरे कांस्टेंट 1 रुपये की वैल्यू क्या चल रही है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट शो करेगा, जो कि आपका जो जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से होगा। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी कि प्रॉफिट सही शो करेगा आज के रुपए के हिसाब से, ना कि पिछले रुपए के हिसाब से जो आपने 10 साल से पहले खरीदा था, बल्कि आज के रुपए के हिसाब से शो करेगा। एडवांटेजेस समझ लेते हैं फटाफट से। एडवांटेजेस बड़े आसान हैं, आपको पता है। सबसे पहला क्या है, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन प्रॉफिट्स। अभी हमने बताया, अभी इन्फ्लेटेड प्रॉफिट शो करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हो तो इन्फ्लेटेड ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा, आपको लगेगा हम बहुत खुश है, प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको ये नहीं पता उस एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए थे उसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी कम आएगा फिर आप, है ना, प्रॉफिट भी कम आएगा। आपने ये नहीं पता, आपने खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया था, आपको यही नहीं पता। आपने सपोज करो खर्चा किया, एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, अब आप पूरी ज़िंदगी उसको 10 लाख में शो कर रहे हो, आपको ये नहीं पता उसकी वैल्यू 15 लाख हो चुकी है। तो 10 लाख के हिसाब से हमने एक्सपेंसेस तो शो कर दिए, बट अब ज़्यादा वैल्यू होगी तो प्रॉफिट कम आएगा। ऐसे ही सिर्फ ये नहीं, जितने भी एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो उसको आज की वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, ज़्यादा ही आएगा वो, तो प्रॉफिट कम आएगा अल्टीमेटली, लेकिन पहले इन्फ्लेटेड आ रहा था। तो रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन का होगा जब सारी आइटम उसकी करंट वैल्यू पे आएगी। इक्वालिटी बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो अकाउंट्स में आता है और जो आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब कि जो आपका रियल प्रॉफिट है उसमें सारी की सारी जो कॉस्ट हो सकती थी उन सबको भी रिकॉर्ड करा जाता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ अकाउंटिंग आइटम आती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में जितने भी कॉस्ट हो सकती थी वो सबको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसमें नहीं आ पाई थी वो एक्चुअल प्रॉफिट आप समझ लो इसको क्या है। तो इसमें डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम रियल वैल्यू जब चार्ज करते हैं तो हमारा रियल प्रॉफिट आता है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं आता। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन को भी रियल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो सही प्रॉफिट आएगा। फाइनेंशियल रेशियो जो हम निकालते थे, अकाउंटिंग रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, अलग अलग रेशियो होती थी ना, उसको भी आप सही तरीके से एनालाइज कर सकते हो जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही शो करती है। तो क्योंकि फाइनेंशियल रेशियो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से निकलती है, तो जब आपकी फाइनेंशियल रेशियो भी सही शो करेगी जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही शो करेगी रियल वैल्यू पे। द यूजर ऑफ अकाउंटिंग सच एज एम्प्लॉयज आर नॉट मिसयूज्ड या मिसयूज्ड
ठीक है, मतलब कि आप जितने भी एम्प्लॉयज़ है, शेयर होल्डर है, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्म चाहिए होती है, तो उनको आप मिस यूज़ नहीं करोगे। जब आप करंट प्रॉफिट पे रिकॉर्ड, करंट प्रॉफिट आएगा आपका करंट प्राइसेस पे, तो फिर एम्प्लॉयज़ को आप ज़्यादा सैलरी भी नहीं दोगे, है ना, ज़्यादा डिविडेंड भी नहीं दोगे शेयर होल्डर को, ओवर स्टेटी नहीं रहोगे ना, तो आपका ह्यूज वेजेस और ह्यूज डिविडेंड देने से बच जाओगे। उसके बाद बेटर कंपैरिजन हो सकता है आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू प्लांट्स, ठीक है, मतलब कि किसी दो बिजनेस के आप प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर अच्छे से कर सकते हो जब आपको रियल वैल्यू पे आप दोनों रिकॉर्ड कर रखा होगा, या फिर अपने ही आप प्रॉफिट को पिछले प्रॉफिट से, पिछले सालों के प्रॉफिट से अच्छे से कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि जब रियल वैल्यू पे शो होगी, क्योंकि वरना अगर रियल वैल्यू पे शो नहीं होगी वो प्रॉफिट भी किसी काम का नहीं है, कंपैरिजन भी वो मीनिंगलेस है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो फिजिकल कैपिटल है उसको बना के रखेंगे, बिकॉज सफिशिएंट फंड आर मेड अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट व्हेन, जब उसको चार्ज डेप्रिसिएशन को करंट वैल्यू पे चार्ज करें, जब डेप्रिसिएशन को करंट वैल्यू पे चार्ज करेंगे तो हमें पता होगा कि भाई इतना फंड तो चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा फ्यूचर में, तो फिर मैं उसके हिसाब से फंड्स अपने पास रखूँगा। हेल्प्स इन ऑप्टिमम मैनेजरल डिसीजन, आप अच्छे से मैनेजर डिसीजन ले सकते हो जब एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो आपकी परचेजिंग पावर है उसके हिसाब से, तो आप समझ सकते हो कि मुझे फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्योंकि आप सब कुछ सही तरीके से कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे पास पैसा सच में है भी या नहीं है। रियल कैलकुलेशन होती है, आप जो रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो कि मैंने कैपिटल पे कितना पैसा कमा रहा हूँ, तो जब वो भी आप सही तरीके से निकाल सकते हो, जब आपका कैपिटल भी आप सही तरीके की आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है मार्केट में, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। सोशल इमेज इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू शेयर होगी तो आपकी सोशल इमेज अपने आप इंप्रूव होगी, गुड इफेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर। लोग सोचेंगे कि हाँ भाई आपका प्राइस, शेयर का प्राइस सही चल रहा है तो इसका शेयर खरीदते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कौन सा प्राइस कब रिकॉर्ड करूँ, इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं प्राइसेस में, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कैलकुलेट करो इसको रिकॉर्ड करने में, इसको रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत काम है। एडजस्ट अगेंस्ट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करता है, जिसमें हम यूजफुल लाइफ देखते हैं एसेट की, उसके हिसाब से एसेट रिकॉर्ड करते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं करते। एज चार्जिंग एनीथिंग एंड एक्सेस ऑफ ओवर एक्सेस लाइफ ऑफ फिक्स एसेट इज अगेंस्ट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते ही नहीं है कि इसकी कितनी लाइफ चलने वाली है, हम ये देखते हैं कि आज की वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से वैल्यू कितनी डाउन होगी, कि आज इतनी डाउन होगी क्योंकि आज वैल्यू इतनी चल रही है। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट से अगेंस्ट हो गया डेप्रिसिएशन में, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन में क्या कहते हैं, हम द लाइफ देखते हैं एसेट की, बट इसमें लाइफ नहीं देख रहे, हम इसके करंट प्राइस देख रहे हैं। और यही इनकम टैक्स अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहता है कि डेप्रिसिएशन करंट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, सॉरी डेप्रिसिएशन करंट वैल्यू पे नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करो, क्योंकि कॉस्ट जितनी आपने खरीदी थी उसके हिसाब से देखो कि कितने साल चलेगी वो, क्योंकि करंट कॉस्ट तो कुछ भी हो सकती है एसेट की। तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है ना इसमें। और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, करते रहो, प्राइसेस तो डे बाई डे चेंज हो रहे हैं, डे बाई डे कैसे रिकॉर्ड करोगे बार बार, वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम है ये तो। नो फ्री फ्रॉम प्री जेड्यूस, मतलब कि आप अपने अंदाजे लगाते हो इसमें, आप क्या करोगे, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और एक इंडिविजुअल क्या करता है, बैलेंस शीट को गड़बड़ी कर सकता है उसके अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा एक्चुअल कॉस्ट क्या चल रही है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप बायसनेस आ जाएगी कि मतलब कि आप इंडिविजुअल के हिसाब से डिपेंड करता है कि आज की रिकॉर्ड इतनी चल रही है, तो आप वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड जब करेगा तो गड़बड़ी कर सकता है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। सब्जेक्टिविटी मतलब सबको देख के चलना, ऑब्जेक्टिविटी होता है जब एक इंडिविजुअल खुद रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे ही अनरियलिस्टिक प्रॉफिट शो कर देता है, क्योंकि होता क्या है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट करंट वैल्यू जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो ही नहीं रहा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एज डिविडेंड अमाउंट टू इरोजन ऑफ कैपिटल, मतलब तो आप एक तरफ कह रहे हो कि ये तो रियलिस्टिक प्रॉफिट शो करता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, अब आप कह रहे हो कि अनरियलिस्टिक प्रॉफिट शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम रियलिस्टिक प्रॉफिट शो करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ये बस, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि करंट वैल्यू पे प्रॉफिट शो हो रहा है, कि आज की प्राइस की वैल्यू क्या चल रही है उसके हिसाब से। लेकिन आज की वैल्यू तो गलत हो सकती है,
आज की वैल्यू जो आप देख रहे हो, अगर आपने जनरल प्राइस इंडेक्स को फॉलो कर दिया तो आप गड़बड़ में फंस जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि प्राइसेस इसमें ज़्यादा दिखा रहा हो पर एक्चुअल में कम हो उस एसेट का प्राइस, इसमें इसके हिसाब से आप प्राइस कंपेयर करो तो हो सकता है कि ज़्यादा आ जाए, लेकिन ऐसे एक्चुअल में आपको कम आ रहा हो प्राइस, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से अनरियलिस्टिक प्रॉफिट शो हो जाता है। और अगर आपने उससे डिविडेंड बांटा तो उससे कैपिटल से आप बांट दोगे डिविडेंड, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इतनी कैपिटल हो ही ना और आप सोच रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट हो गया और आप प्रॉफिट के हिसाब से बांट रहे हो, बट आपके एक्चुअल में कैपिटल कम हो जाएगी बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगी। पेमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, यही लिखा था अगला भी कि भाई कैपिटल प्रॉफिट से आप कभी को पे कर देते हो, क्योंकि जब आप डिप्लेशन में होते हो यानी कि प्राइसेस कम चल रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन आप कम चार्ज करोगे, उस समय प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से आप पेमेंट कर दोगे, बट एक्चुअल में जब आपकी इन्फ्लेशन आएगी तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा और आप एक्सेसिव डिविडेंड पे कर दोगे, जिसकी वजह से आप कैपिटल से डिविडेंड पे कर दोगे। तो इससे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट आपका वहीं से पेमेंट कर दोगे, कैपिटल से आप पे कर दोगे और कैपिटल कम हो जाएगी बिजनेस के अंदर। जब प्रॉफिट नहीं होता तो आप पेमेंट कर देते हो तो उससे कैपिटल कम हो जाती है। तो ये कमी है इसके अंदर कि इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे प्रॉफिट कम आता है लेकिन डिफ्लेशन के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो डिफ्लेशन के टाइम में अगर कम ज़्यादा पे कर दिया, इन्फ्लेशन में आपका प्रॉफिट बहुत ही घट जाएगा तो आपकी कैपिटल गिर जाएगी, तो आपकी कैपिटल ऐसा लगेगा कैपिटल कम हो गई बहुत ज़्यादा, तो ये दिक्कत आ जाती है बहुत तकड़ी। इसलिए एक सेम प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट हिस्टोरिकल में तो सही था, उसमें तो सही था, चलो उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देते नहीं थे, बट जहाँ पर आपने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ले लिया तो वहाँ पर आपका कभी प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा, कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से कभी आपका कैपिटल से पेमेंट हो जाएगी, कभी आपकी बहुत बढ़िया पेमेंट होगी, तो वो दिक्कत आ जाती है। और विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, मतलब आप छेड़छाड़ करते हो, मैनिपुलेट करते हो अकाउंटिंग को, क्योंकि सब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्टिविटी क्या होता है कि एक्चुअली में हम चारों तरफ से सोचें, एडजस्टिंग द अकाउंट टू द चेंजिंग प्राइसिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग ड्यू टू एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इट। सब्जेक्टिविटी इसके अंदर होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी होता है कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में होता था कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि इसमें कोई भी प्रेजुडिस नहीं होता, हम कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम पहले से सोच के चल रहे हैं कि ये एक्चुअल कॉस्ट है, हम सब कुछ एक ही लेके चलते हैं कि हाँ यार यही होगी कॉस्ट, मतलब इसमें कोई भी एक्चुअल कॉस्ट में हम कंपेयर नहीं करते, क्योंकि इसमें ना फिर ऑब्जेक्टिविटी रहती है कि इसमें कोई भी बायसनेस नहीं रहती कि यार नहीं एक्चुअल कॉस्ट तो ये होनी चाहिए थी, एक बंदा कह रहा है ये हो रही है, एक बंदा कह रहा है ये वो हो रही है। वहाँ पर सब्जेक्टिविटी होती है, जहाँ पर आप पर्सनल ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट में पर्सनल ओपिनियन किसी का डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से इनएक्यूरेट आता है। और यही पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट में, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट डिफर कर सकती है और इसकी वजह से अनरियलिस्टिक प्रॉफिट आ जाता है। तो एक तरफ ये फ़ायदेमंद देती है, तो एक तरफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, बड़ी दिक्कत आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको तैयार करने को तैयार नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी कम है, क्योंकि एक्चुअल को डिफर कर सकती है, कैपिटल से कभी कभी पेमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग डिफ्लेशन के टाइम पे, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।